लोकतंत्र खतरे में, क्या भंग होंगी लोकसभा विधानसभाएं? वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी। बिहार में मतदाता सूची अपडेट के नाम पर चल रही गतिविधि केवल बिहार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। क्या यह सब वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक सोची समझी रणनीति है? क्या लोकतंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है? इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे मतदाता सूची को एक पक्षीय तरीके से अपडेट किया जा रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है और इसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा विधानसभाएं भंग होंगी, क्या विपक्ष को रणनीति बदलने की आवश्यकता है और क्या आम आदमी के वोट पर हमला हो रहा है। ये वीडियो एक चेतावनी भर है। देखिए, सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा सुनिएगा भी और अपनी टिप्पणी अंत में अवश्य कीजिए। बातचीत करें कि जो बिहार में जो वोटर लिस्ट तैयार करने के नाम पर जो चीज चल रही है और अब वो पूरे देश में आए, इसका मीनिंग क्या है और दूरगामी इसका लक्ष्य क्या है। बिहार में जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है वो अगर सबको विश्वास में लेकर किया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन बिहार में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम मनमाने ढंग से, एक तरफा ढंग से फैसले लेके किया जा रहा है, जो कि गलत है। आश्चर्य की बात है कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही तो अभी डेट डिक्लेयर की गई और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 80% से अधिक लोगों ने अपने कागज जमा कर दिए, नाम एनरोल्ड हो गए। इतनी जल्दी तो लोग इनकम टैक्स भी जमा नहीं करते और इनकम टैक्स का वेरिफिकेशन भी नहीं होता। इनकम टैक्स की डेट डिक्लेयर हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसके लिए बहुत लंबा समय दिया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए समय देने का जिससे कहें कि शऊर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। यहां तक कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, वो भी इसके लिए कोई पहल नहीं कर रहे कि भाई लोगों के लिए असुविधा हो सकती है, गलत हो सकता है उसमें। तो ये एक नई चुनौती है जो कि सामने आ रही है और मैं बहुत ही, हो सकता है ईश्वर करे मेरी धारणा गलत हो, ये एक तरह से वोटर लिस्ट के झगड़े में विपक्ष को उलझा के पूरे के पूरे इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश है। तो ये कोशिश सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी कंसेंट के इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है, उससे एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का जो उन्होंने अपना प्रस्ताव तैयार किया उस दिशा में वो आगे बढ़ गए। संयोग की बात है कि विपक्ष जो है टेक्निकलिटीज में पड़ा हुआ और टेक्निकलिटीज को लेके बयानबाजी कर रहा है, जो कि किसी भी जगह नहीं ले जाएगा। कायदे से विपक्ष को तैयारी करके, डिटेल्स इकट्ठे करके जनता के बीच में उतरना चाहिए। अन्यथा अब बिहार में इलेक्शन खाली मोदी नहीं जीतेंगे, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर वो पूरे देश में धांधली करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। आरएसएस के 100 साल होने पर ये मोदी की एक बड़ी गिफ्ट आरएसएस के लिए होगी कि देखो हमने तुम्हारे लिए देश जीत के दे दिया। अगर इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें, जिस लक्ष्य को दिमाग में रखें नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की मंशाओं को समझ सकते हैं। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थानों को एक तरह से पंक्चर करने, वो संस्थाएं हैं लेकिन एकदम नखदंत विहीन।
उनके कागज पर अधिकार हैं, लेकिन वहां जो बैठे हुए हैं लोग, वे एकदम जिसे कहें कि निष्क्रिय। तो जो पहला खतरा इस बीच में सिर पर आ चुका है वो ये कि आपका वोटर कार्ड, आपकी वोटर लिस्ट में नाम, आपका वोट, ये अब बड़े साइंटिफिकली हाईजैक किए जाएंगे। आप जब तक एक मसले को, अभी आप बिहार के मसले को सुलझा नहीं पाए थे, तब तक ऑल इंडिया मसला आ गया कि ऑल इंडिया इलेक्टोरल रोल, और जब तक ऑल इंडिया इलेक्टोरल रोल के मसले पर आप बातचीत करना शुरू करेंगे, तब तक वो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लाके आप तय मानिए, आप मेरे इस वीडियो को याद रखिए, आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी जो ही ये पूरे देश की मतदाता सूचियां तैयार होंगी, सारे देश की विधानसभाएं, लोकसभा सब भंग की जाएगी और सारी संस्थाएं भंग करके चुनाव कराएंगे। कारण एक बहुत साफ है, जिसका कि फिलोसफिकल रीजन है, जिसको कायदे समझने की जरूरत है। वो ये कि जो डिक्टेटर होते हैं, उन डिक्टेटरों की खूबी है कि वे विपक्ष के दिए गए किसी भी सुझाव को वो स्वीकार नहीं करते, उसे हमेशा संदेह की नजर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, उन्होंने विपक्ष की कोई एक छोटा सा भी सुझाव नहीं माना, और वे हमेशा जिस चिंतन की हिमायत करते रहे हैं, वो चिंतन जिसे कि हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन और फांसीवादी चिंतन के बीच में एक साम्य है। वो ये कि फांसीवादी चिंतन और आध्यात्मिक चिंतन, बेसिकली ये दोनों चिंतन नपुंसक चिंतन है, इनके अंदर पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं है, ये कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। न तो आध्यात्मिक चिंतन पैदा कर सकता है कोई चीज, और न फांसीवादी चिंतन कर सकता है। तो इस मामले में ये दोनों एक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नरेंद्र मोदी को इलेक्टोरल रोल के आधार पर आप परास्त कर देंगे, और नरेंद्र मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि वे मतदाता सूचियों के आधार पर अपनी धांधली करके वे आगे इलेक्शन जीत जाएंगे और इससे लोकतंत्र समृद्ध होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं, वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में लोकतंत्र ज्यादा फलेगा फूलेगा। हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में लोकतंत्र कभी फल फूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चिंतन है वो नपुंसक चिंतन है। आध्यात्मिक चिंतन नपुंसक चिंतन होता है, और जो फांसीवादी चिंतन है वो भी नपुंसक चिंतन होता है। और ये संयोग की बात है कि नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है और आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें ये दोनों चीजें इनबिल्ट हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनके अंदर जो है पुनरुत्पादन की कोई क्षमता नहीं है। एक अन्य चीज वो ये कि जो कि नरेंद्र मोदी ने पैदा की है, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी और आरएसएस को जाता है। नरेंद्र मोदी की इंटेलेक्चुअल्स को लेकर कोई उनकी बातों को लेकर कोई आस्था नहीं है। वे बुद्धिजीवियों पर गहरा विश्वास करते हैं। आरएसएस भी बुद्धिजीवियों पर गहरा विश्वास करता है, और आरएसएस के लोगों ने जो अपने इर्द गिर्द बुद्धिजीवी इकट्ठे किए हैं, वे ज्यादातर वे लोग हैं जो कि बुद्धिजीवी कम है और वे सत्ताजीवी ज्यादा हैं। बुद्धिजीवी वह होता है जो कि सत्ता की आलोचना करता है, सत्ता के भिजावे या उसके बरक्स खड़ा होता है, उसकी गलत नीतियों का प्रतिवाद करता है। आरएसएस के साथ में जो बुद्धिजीवी है, वे कभी नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, कोई कदम नहीं उठाते, वो एक सामान्य सा लेख नहीं लिखते। तो ये जो बुद्धिजीवियों के प्रति अविश्वास, वो जो उस नपुंसक चिंतन की देन है जो फांसीवादी और आध्यात्मिक नपुंसक चिंतन के गर्भ से पैदा हुआ है, इसने क्या किया कि विश्वविद्यालयों को एक तरह से हिरासशील संस्कृति और हिरासशील एजुकेशन का एक तरह से गढ़ बना दिया है, और देश के बौद्धिक वातावरण पर या इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट पर इसका गहरा असर है।
भारत में बौद्धिक वातावरण लगातार गिर रहा है। लगातार इंटेलेक्चुअल्स की राय पर अविश्वास किया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर डाला जा रहा है, उनके खिलाफ में हेट कैंपेन किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये तो परंपरा को नहीं मानते, ये अध्यात्म को नहीं मानते, ये भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं मानते। एक अन्य चीज और बुनियादी चीज वो ये कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी इन दोनों को आलोचनात्मक नजरिया और असहमति इन दोनों से सख्त नफरत। ये ऐसे किसी भी व्यक्ति को पास फटकने नहीं देना चाहते, अपने मंच पर नहीं आने देते जो इनके प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता हो। सारे कैंपसों में ये घोषित किया जा चुका है, कहा जा चुका है, कोशिश की जा रही है कि वही लोग बुलाए जाए जो सरकार के पक्षधर। तो डेमोक्रेसी में आलोचनात्मक नजरिया नहीं होगा, लोग असहमत नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी का विकास कैसे होगा? डेमोक्रेसी का विकास सहमति से नहीं हुआ है कभी। अनक्रिटिकलनेस से, अनालोचनात्मक नजरिए से डेमोक्रेसी का कभी विकास नहीं हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो जो नरेंद्र मोदी है और आरएसएस है, इन दोनों को परंपरावाद और अनुकरण मूलकता इससे बहुत प्रेम है। इन्हें वे पसंद है लोग जो इनका अनुकरण करें, वे पसंद है जो परंपरावादी हो। और ये जो अनुकरणपंथी लोग हैं जो कि बड़ी संख्या में इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, ये आलोचनात्मक नजरिए वाले लोगों से दूरी रखें। आलोचनात्मक नजरिया रखने वालों को पराया समझें और यही वह जगह है जहां पर के सारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं डेमोक्रेसी के विकास की। क्योंकि आलोचना के बिना डेमोक्रेसी का विकास नहीं होता, असहमति के बिना डेमोक्रेसी का विकास नहीं होता। नरेंद्र मोदी एक ऐसा लोकतंत्र विकसित करना चाहते हैं जिसमें असहमति नहीं होगी और आलोचनात्मक नजरिया नहीं होगा। ये चीज गुजरात से शुरू हुई और आज वो पूरे देश में फैल चुकी है और इसने पूरे के पूरे लोकतंत्र को एक तरह से अपाहिज लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। एक अन्य चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि जब नरेंद्र मोदी के नजरिए में विश्वास करते हैं जो लोग, उनके प्रति आस्था रखते हैं जो लोग, वे लोग थोड़ा सा सोचें कि नरेंद्र मोदी किन चीजों की प्रशंसा करते हैं। वे विज्ञान के द्वारा पैदा की गई जो चीजें हैं जिनका उपभोग करते हैं उनकी तो प्रशंसा करते हैं, उनका तो उपभोग करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए का वे स्वागत नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते। अब वैज्ञानिक नजरिए की प्रशंसा नहीं करेंगे तो ज्ञान के और वैज्ञानिक दृष्टि से लोकतंत्र के विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? अगर वैज्ञानिक नजरिए का स्वागत नहीं करेंगे तो समाज में व्याप्त विविधताओं को आप कैसे विकसित होने से बाधित करेंगे? समाज में विविधता है और बहुलतावाद है, इसको विकसित करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मदद करता है। लेकिन हमारे यहां तो ये अभी रिवाज चल निकला है, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं कि लाइन विविधतावाद और बहुलतावाद का निषेध करती है। इंटेलिजेंटली नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों भारतीय समाज में जो विविधता है, उस विविधता में जो जातिगत संरचनाएं हैं, उन जातिगत संरचनाओं का बहुत ही इंटेलिजेंटली दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि
ये जो अभी एक और फिनोमिना चल निकला है जिसकी वोटर लिस्ट के जरिए जांच की जा रही है, वो ये कि घुसपैठिए आ गए। घुसपैठिए का ये सबसे ज्यादा हल्ला करते रहते हैं जगह जगह। कहीं बांग्लादेश देशी के नाम पर पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं आसाम में भारत के ही रहने वाले लोगों को जबरदस्ती खदेड़ के बांग्लादेश भेजा जा रहा है मुसलमानों को। तो ये जो घुसपैठिए के नाम की जो मुहिम है, जो कि वोटर लिस्ट से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, ये घुसपैठिए की अपील मिडिल क्लास को बहुत करती है। मिडिल क्लास को घुसपैठिए पसंद नहीं है। वो बात दीगर है कि मिडिल क्लास के घर में पूंजीवाद ने हजारों किस्म के घुसपैठिए घुसेड़ दिए हैं। वो कैसे घुसे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं खाली आपको। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं जो शर्ट पहने हुआ हूं, ये शर्ट हिंदू की शर्ट नहीं है, ये पश्चिम की शर्ट। आप जो खाना खाते हैं उस खाने में आप हिंदुओं के परंपरागत भोजन कम करते हैं। पूरा देश और अन्य अदर्स जो हिंदू नहीं है उनका भोजन अधिक करते हैं। मसलन चाउमीन को ले, चाउमीन तो भारतीय भोजन नहीं है, मोमो वो भारतीय भोजन, यानी भोजन में घुसपैठिया स्वीकार्य है। भोजन से या जीवन शैली से घुसपैठिया को बहिष्कृत करके दिखाएं आरएसएस के लोग, हमें कोई परेशानी नहीं। हम देखना चाहते हैं वो कितने ईमानदारी से उसे बहिष्कृत कर सकते हैं। हिंदुओं की ड्रेस कुर्ता पजामा नहीं थी। नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक तमाम आरएसएस के लोग जो कुर्ता पजामा पहने घूमते रहते हैं, पैंट शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, ये हिंदू ड्रेस नहीं। आपने कभी धोती में दुपट्टा डाले कंधे पर, आपने कभी नरेंद्र मोदी को देखा? नरेंद्र मोदी की सारी ड्रेस, नरेंद्र मोदी के अनुयायियों की सारी ड्रेस, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों की ड्रेस, उसमें अन्य की संस्कृति घुस चुकी है। जो सांस्कृतिक घुसपैठिया जब हमारे घर के अंदर आ गया है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप एक सामान्य निरीह जो वंचित लोग हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो कि तरह तरह के पड़ोसी देशों की सत्ता की यातनाओं के शिकार हैं, और वे किसी मजबूरी में ही आके उन्होंने आपके यहां शरण दिया, आप उनके ऊपर हमले कर रहे हैं घुसपैठिए कह के। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है, रेफ्यूजियों से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उन सब पर भारत ने साइन किए हैं कि अगर कोई पड़ोसी देश का नागरिक अपने देश की सरकार से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर हमारे देश में आके शरण लेता है, तो हम उसे शरण देंगे। हम लोग अन्य को शरण देने के लिए विख्यात थे। हमारे कोई भी आए, हम उसे शरण देने के लिए जाने जाते थे। भारतीय सभ्यता का हिस्सा था, अगर कोई आए और शरण मांगे, विपत्ति में हो, तो हम शरण दें उसे। लेकिन आज तो इसी को ही निशाना बनाया जा रहा है और बहाना किया जा रहा है वोटर लिस्ट का। तो ये जो घुसपैठिए का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली नरेंद्र मोदी और आरएसएस, इन दोनों की सामाजिक राजनीतिक कुंठा और जनतंत्र को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और उनकी मान्यताओं धारणाओं को लेकर, इन दोनों की गलत समझ का परिणाम है। और ये जो हमारे यहां का जो जिसे कहें कि कुत्सित मध्य वर्ग है, उसको ये चीज अपील करती है। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो कुत्सित मध्य वर्ग है, जिसके जो दिमाग पे भयानक कुंठाएं भरी हुई हैं, ये बेसिकली हमेशा अपनी अपमान की फीलिंग्स में रहता है और आर्थिक संकट में रहता है, और इसके ऊपर नीचे के वर्गों का दबाव भी है, ऊपर से सत्ता का दबाव भी है। तो इसकी अंदर
अनेक कुंठाएं हैं, उनकी चर्चा कभी बाद में अलग से करूंगा। लेकिन जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो घुसपैठिए को निकालो, घुसपैठिए हमारी वोटर लिस्ट में है, ये एक तरह से फेक मुद्दा है, ये रियल मुद्दा नहीं है। रियल मुद्दा यह है कि डेमोक्रेसी को कैसे समृद्ध किया जाए। रियल मुद्दा यह है कि लोगों को बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लंबे शासन के बावजूद अपराधियों से, माफिया गिरोहों से, वायलेंस से, जाति हिंसा से, जातिगत उत्पीड़न से, माइग्रेशन से मुक्ति नहीं मिली। लगातार वायलेंस हो रहा है, लगातार जो है लोग सरेआम मारे जा रहे हैं। बिहार में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, कड़ा कदम। आप एक चीज नोटिस करेंगे, बिहार के किसी भी माफिया के यहां बुलडोजर नहीं गया और बुलडोजर से हमला नहीं हुआ है। किसी भी गुंडे का घर बुलडोजर से नहीं गिराया गया है। किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में जरा सी चूक, मतलब एक जुलूस निकालने पर लोगों के घर बुलडोजर भेजे गए, उनके घर फरमान भेजे गए, उनके ऊपर जुर्माने लगाए गए बड़े बड़े। और बिहार में गुंडे जिनका कि पता है पुलिस को कि वे कौन है, उनके घर न तो अभी तक बुलडोजर गया, न उनके खिलाफ में एनकाउंटर की घोषणा की गई कि हम एनकाउंटर करेंगे, न कोई एनकाउंटर से मारा गया। कितना बढ़िया राज है। माफिया अपने हत्याएं करें, सरेआम हत्याएं करें। और किस तरह की हत्याएं कर रहे हैं वो, मैं कुछ सुर्खियां सुनाना चाहता हूं आपको, जिससे कि आप इस पूरे क्राइसिस को बेहतर ढंग से समझ सकें। वो सुर्खियां क्या हैं? वो सुर्खियां ये हैं कि मसलन एक सुर्खी है अखबार में, वेबसाइट पर, बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां राघव प्रसाद नाम के किसान की सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी गई। किसान प्रेमी है ये नरेंद्र मोदी। हत्या किसकी की गई? किसान की। दूसरी खबर, ये मेरी बनाई हुई खबरें नहीं है, ये मेरे बनाए हुए विचार नहीं है। दूसरी खबर कायदे सुने, पटना में एक और बिजनेसमैन की हत्या, किराना स्टोर में घुस शूटरों ने मारी गोली। पटना में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना राजधानी, जिस राजधानी में नरेंद्र मोदी के शासन का डंका बजता है, उस राजधानी की हालत यह है, दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या की गई। तीसरी खबर, बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये वेबसाइट की सुर्खी है, क्योंकि राज्य पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से दहल गया है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जंगल राज करार दिया है। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ पटना में ही बीते 5 महीनों में 114 हत्याएं हुई हैं। जुलाई महीने में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिसमें मधुबनी, मधेपुरा, बेगूसराय, पटना, सीवान, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली समेत कई जिलों में हत्याएं की गई हैं और हत्या की वारदात सामने आई है। 10 जुलाई 2025 को पटना में कारोबारी रमाकांत की हत्या हुई और 12 जुलाई को पटना के पौष इलाके कंकड़बाग के एक पार्क में अंधाधुंध फायरिंग में दहशत फैला दी। एक संवाददाता के अनुसार सत्ता पक्ष के नेता भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। सरकार की तरफ से अपराध रोकने की रणनीतियों के बावजूद जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा है, जिससे आम लोगों में डर का माहौल है। डेमोक्रेसी विद फियर, ये जो वायलेंस की जो आंधी। एक और खबर है, ये खबर सुनानी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं, कोई कह रहा है 115 हत्याएं हुई है पिछले 4 महीने में, कोई कह रहा है 130 हत्याएं हुई है। मैं ये आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, मैं जो सिर्फ जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक तरफ घुसपैठिए के नाम पर भय पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ सीधे सीधे हत्या, हिंसाचार करके लोगों के अंदर भय पैदा किया जा रहा है, जिससे कि वे डरे और डर के नरेंद्र मोदी को वोट दें। वे डरे, उनका
वोटर लिस्ट से नाम चला गया तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। और अगर उन्हें नागरिकता बचानी है और अपना अस्तित्व बचाना है तो नरेंद्र मोदी को वोट दें तो वो सुरक्षित रहेंगे। वोटर लिस्ट का काम फियर क्रिएट करने के लिए, भय पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। और पैरेलल समाज में इलेक्शन की घोषणा जो जो करीब आ रही है, वायलेंस तेजी से बढ़ रहा है। वहां न तो बुलडोजर कल्चर है, ना डबल इंजन की सरकार का कोई एक्शन नजर आता है, न वो किसी माफिया को पकड़ते हैं और गोली से मारते हैं। सारे माफिया, तकरीबन 32 बड़े माफिया खुलेआम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कितना अच्छा होगा और नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पॉलिटिक्स कितनी जनतांत्रिक होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। माफियाओं के गिरोह हत्या करें, वैसी स्थिति में डेवलपमेंट कैसा होगा? किसके लिए डेवलपमेंट होगा? ये डेमोक्रेसी किसको मजबूत कर रही है? बिहार में माफियाओं को डेमोक्रेसी ने मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी जहां जहां शासन में आए हैं, गुजरात से लेके पूरे देश में, वहां माफिया गिरोह ताकतवर बने हैं। नरेंद्र मोदी के और आरएसएस के शासन में सारे देश का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी समूह की हुई है तो वह है माफिया समूह, माफिया गिरोह। बड़ी संख्या में माफिया गिरोहों ने जो मोटी रकम कमाई है वो कल्पना के परे है।